युवा हूँ, शिक्षित हूँ, सुयोग्य हूँ। मैं अपने माता पिता से भी कई मामले में भिन्न हूँ। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का बहुत सारा चर्चा हुआ, जब आप कैंडिडेट बन के आए तो फिर ये चर्चा गर्म हो गया। और इस फैक्ट पे मैं चाहूँ तो बहुत लोग कानूनी दायरे में घिर सकते हैं। होटल के पीछे एक लड़की का अर्धनग्न लाश मिलता है, लेकिन उस पर केस नहीं हो पाता। देखिए, जब विपक्ष के पास मुद्दा नहीं होता है तो झूठी अफवाहें फैलाना ही उनका सबसे बड़ा अटैकिंग पॉइंट होता है। राम सखा महतो जी की आपने बात करी, 20 साल से बेचारा मेहनत कर रहा है, राइट, और बहुत ही युवा है, हंसमुख है, बहुत काम करता है, बहुत सम्मान है उस मामले में। देखिए तो जब मंजू वर्मा थी तो कुछ नहीं किया, तो क्या कुछ जो काम कुछ याद है आपको, बता सकते हैं? कुछ नहीं किया, ये केवल झारखंडी कमेंट्स में आपको फेसबुक पे ही देखने को मिलता होगा। झारखंड से इंपोर्टेड विधायक स्वीकार होगा? आपको सोचना है, ये एक अहम सवाल है। अभी हम बेगूसराय जिले के 141 चेरिया बरियारपुर विधानसभा में हैं और हमारे साथ पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा जी के सुपुत्र अभिषेक कुमार उर्फ न्यूटन कुशवाहा जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है बिहार जूम में। सर, बिहार जूम का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात रखने के लिए। चेरिया बरियारपुर के जनता मालिकों को मेरा अभिवादन, मेरा प्रणाम। जैसा कि इस बार एनडीए ने आपके ऊपर विश्वास जताया है, तो जो लोग देख रहे हैं उनको थोड़ा सा शुरुआती दौर में ये थोड़ा सा बता दीजिए कि एनडीए के जो विश्वास है आपके ऊपर, उस पर कितना आप सफल उतरिएगा? जी बिल्कुल, जनता का बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है और बहुत ही आश्वस्त हूँ। सर्वप्रथम मैं अपना नाम करेक्ट करना चाहूंगा, मेरा नाम अभिषेक कुमार नहीं, अभिषेक आनंद है। कई जगह पे प्रकाशन में गलतियां होने के कारण वो अभिषेक कुमार हो गया था, लेकिन अभिषेक आनंद नाम है। और बहुत प्यार मिल रहा है, लोगों से मिल रहा हूँ, जनता का अपार स्नेह है। और एनडीए ने जो विश्वास हम पे जताया है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही सही चुनाव है और जिस तरह से जनता का प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा ही रिजल्ट होगा। 141 चेरिया बरियारपुर विधानसभा काफी चर्चा में पिछले बार भी बनी रही, क्योंकि बाहरी कैंडिडेट थे आरजेडी के। इस बार भी महागठबंधन के द्वारा जो है पूर्व एक दिन के जो मुख्यमंत्री जी थे, उनके सुपुत्र सुशील कुशवाहा जी हैं, तो उनको यहाँ चेरिया बरियारपुर विधानसभा महागठबंधन की तरफ से लड़ने के लिए भेजा गया है। और वही महागठबंधन के राम सखा महतो वो भी लड़ रहे हैं, तो क्या ये आपके लिए आसान है? देखिए, मैं सर्वप्रथम मैं किसी को भी प्रतिद्वंदी नहीं मानता। मैं जानता हूं कि यहाँ के जनता मालिकों का जो अपार स्नेह और प्रेम है, वो पूरा का पूरा मेरी ओर देख रहा है और मुझसे उनकी आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। मेरा प्रतिद्वंदी कोई है तो मैं स्वयं हूं, क्योंकि मुझे जो कल मैं था, जब मैं प्रत्याशी नहीं था, तब जो मुझसे लोगों की अपेक्षाएं थी, आज वो 4 गुना बढ़ चुकी है। तो मुझे और अपने आप को बेहतर करने की जरूरत महसूस हो रही है। मैं दिन प्रतिदिन ये सोचता हूं कि मैं किस तरह से उनकी आकांक्षाओं के ऊपर और खरा उतर सकूं। उन्हीं को प्रतिद्वंदी मानता हूं, खुद को ही प्रतिद्वंदी मानता हूं। अपने आप से लड़ने की जिद है, इस क्षेत्र की जनता की बातों को सुनने की जिद है, इस क्षेत्र के बढ़ावे के लिए, विकास के लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी उसकी जिद है। तो मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। जहां तक आपने बात की प्रत्याशियों की, तो गलती एक बार होती है, उसकी सजा लोगों ने ऑलरेडी भुगत ली है, उसकी माफी भी हो गई है। गलती दोहराने का सवाल ही नहीं उठता है। आप सोचिए, मतलब अगर आपको बताया जाए कि भारत देश के प्रधानमंत्री इटली से इंपोर्ट होकर करके आए, तो क्या वो आपको स्वीकार है होगा? तो जब भारत देश के प्रधानमंत्री इटालियन स्वीकार नहीं है, तो चेरिया बरियारपुर की जनता को क्या झारखंड से इंपोर्टेड विधायक स्वीकार होगा? आपको सोचना है, ये एक अहम सवाल है और इस सवाल का जनता चेरिया बरियारपुर की हर जनता के दिल में है। क्या चेरिया बरियारपुर की माओं ने सुयोग्य बेटा जन्ना बंद कर दिया? ये बात शीर्ष नेताओं को सोचना चाहिए कि क्षेत्रीय जब होता है तो उनको लोकल परिस्थितियों, उनकी स्थितियों, भावनाओं, सबकी कद्र होती है, उसका आत्मसम्मान होता है। जब कोई बाहरी कैंडिडेट होता है, उनको तो शायद 3400 पंचायत का नाम अगर पता हो तो वो भी एक मतलब बहुत सी बड़ी बात होगी। तो ऐसे विधायक प्रत्याशी को तो जनता देखने भी वाली नहीं है। देखने वाली नहीं। आपने कहा कि जो बाहरी प्रत्याशी हैं उनको 34 पंचायत का नाम भी नहीं पता होगा, तो क्या अभिषेक आनंद जी को ये पता है कि चेरिया बरियारपुर विधानसभा में कितने ब्लॉक हैं? जी बिल्कुल पता है। चेरिया बरियारपुर विधानसभा में 3 पूरा ब्लॉक आता है, एक ब्लॉक का 2 पंचायत आता है, ठीक है, जो हमारा खोदाबंदपुर, छौराही और चेरिया बरियारपुर हो गया, और नौकोठी प्रखंड के 2 ब्लॉक आते हैं, मैसवारा और पहसारा 2 पंचायत आते हैं। जैसा कि महागठबंधन में देखा जा रहा है कि टूट है, 2 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, एक निर्दलीय लड़ रहे हैं, एक दल के साथ लड़ रहे हैं, तो क्या एनडीए में भी टूट है? क्या बीजेपी के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं? बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं।
मैं लगातार बीजेपी के 5 मंडल अध्यक्ष, कई विधानसभा विस्तारक से टच में हूं। केवल बीजेपी ही नहीं, मैं लोजपा के भी सारे कार्यकर्ताओं से टच में हूं, उनका संपूर्ण समर्थन मिल रहा है। रालोमो के सारे लोगों से संपर्क में हूं, मांझी जी की पार्टी हम के सारे लोगों के संपर्क में हूं। सारे लोग संकल्पित हैं। मैं तो कहूंगा कि एनडीए तो पूरी तरह से एकजुट है ही कि चेरिया बरियारपुर को हर हाल में जीतना है। जहां तक जो आपने पहले बात बोली कि महागठबंधन में टूट है, उसका नतीजा हो या मेरे से लोग इस तरह से प्रभावित हैं क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से दल से ऊपर उठ करके जुड़ने का काम किया हूं। तो ऐसा है कि बहुत सारे अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता, कोर वोटर्स जो जिसे कहते हैं, जब मैं प्रत्याशी बना हूं तो वो मुझे फोन करते हैं और बताते हैं क्या कि आप हैं, मैं आपके साथ हूं, दल वल बाद की बात। तो ये पर्सनल कनेक्ट का बात होता है और होना भी यही चाहिए। मैं बिल्कुल बिलीव करता हूं कि अगर आपका क्षेत्रीय नेता है जिसको आप पहचान सकते हो, जिससे आप फोन पे बात कर सकते हो, जिनको व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, उन लोगों को पहले मौका जरूर दें, कोई भी चुनाव हो। अगर आप मुझे जानते नहीं हैं, मुझसे बात नहीं कभी किए हैं, कभी पहचानते भी नहीं है, तो दिक्कत तो है। तो ऐसे लोगों को जो कि बाहर से टपकाए हुए कैंडिडेट हों, उनको तो बिल्कुल मौका नहीं मिलना चाहिए। हाँ, क्षेत्रीय लोग में भी कई लोग खड़े हैं जो सबसे सुयोग्य लगे, जिनकी बातें सबसे अच्छी लगती हो, जिनकी विचारधाराएं आपको पसंद हो, जिनकी योग्यताएं दिखती हो कि वो जब सदन में जाएगा तो इस क्षेत्र की बातों को कितनी मजबूती से रख पाएगा, पढ़ा लिखा इंसान है नहीं है, यहाँ की बातों को रख पाएगा नहीं कर पाएगा, और इक्वली इंपॉर्टेंट है कि यहाँ के लोगों के मान सम्मान को बढ़ा पाएगा या नहीं बढ़ा पाएगा। इन बातों को ध्यान देने की जरूरत है। जैसा कि आपका बैकग्राउंड जो है राजनीतिक रहा है, आपकी मम्मी जो विधायिका मंत्री भी रहे हैं, नीतीश कुमार की कैबिनेट की पहली महिला विधायक भी रहे हैं, तो जैसे क्षेत्र में भी चल रहा है कि जब मंजू वर्मा थी तो कुछ नहीं किया, तो क्या कुछ जो काम कुछ याद है, आपको बता सकते हैं? जी, मंजू वर्मा जी ने कुछ नहीं किया, ये केवल झारखंडी कमेंट्स में आपको फेसबुक पे ही देखने को मिलता होगा। क्षेत्र की जनता से जाके पूछ लीजिए, खंजापुर में ही देख लीजिए या सकरबासा में कल घूम रहा था, एक एक गली में जितनी भी रोड बनी हुई है सब पे आज भी मंजू वर्मा जी का ही नेम प्लेट है। ठीक है, तो काम के मामले में जब 10 साल वो सरकार में थी तो बहुत सारे काम हुए थे, लेकिन विकास एक सतत प्रक्रिया होती है। आप कभी नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते क्या कि 10 साल रहे तो सब कुछ कर ही दिया होता, फिर कुछ करने को ही नहीं रहता। ये तो मैं 5 साल रह जाऊंगा फिर भी मैं ये नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि विकास में क्या होता है कि कुछ आपने किया, बेहतर से बेहतर को बेहतरीन बनाया, लेकिन उस बेहतरीन बनने के बाद भी उसमें बहुत सारी चीजें कर रह जाने की उम्मीद होती है। अगर वो उम्मीद नहीं रहे तो फिर एमएलए मंत्री किसी की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है। जब रोड में गड्ढे थे कि गड्ढे में रोड नहीं था तो केवल मुद्दा होता था कि रोड बनाओ, रोड बनाओ। जब रोड आ गया तो लोग बिजली पे उतर आए, जब बिजली आ गई तो लोग 24 घंटे बिजली पे उतर गए, जब 24 घंटे बिजली आ गई तो लोग फ्री बिजली की मांग करने लगे। ये अंत नहीं होने वाला है और हमारी अपेक्षाएं भी विकास के साथ साथ बढ़ती होती है। कल को लोग बेगूसराय में भी मेट्रो ढूंढेंगे, बहुत सारी बातें होंगी। आज वो मुद्दा नहीं है। आज वो मुद्दा नहीं है। तो चेरिया बरियारपुर विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सर, 2-3 समस्याएं तो प्रबल रूप से है, जो मैं जानता हूं। कुछ जटिल समस्याएं हैं, कुछ उतनी जटिल नहीं है। एक समस्या की मैं बार बार चर्चा करता हूं कि यहाँ पे शिक्षा में जब बेटियां या बेटे स्नातक की परीक्षा दे रहे होते हैं तो स्नातक में उनको एडमिशन करने के लिए बहुत परेशानियों का करना पड़ता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जिन्होंने मतलब अपने बच्चियों के लिए स्नातक की परीक्षा, तो इस सब्जेक्ट में नहीं हो रहा है, इसी में करवा दीजिए, किसी में तो करवा दीजिए, क्योंकि हमारे विधानसभा में 2 प्रखंड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो मेरे दिल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि देखिए शिक्षा एक ऐसी चीज है जो अगले जनरेशन को प्रभावित करती है। आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था अगर खराब होगी तो हमको आपको मतलब आम लोगों को प्रभावित कर सकती है, लेकिन जब शिक्षा खराब हो जाती है तो वो आने वाली जनरेशन को भी तबाह कर देती है। मेरे दिल में बसा हुआ है कि मैं हर हाल में यहाँ पे डिग्री कॉलेज खुलवाने का काम करूंगा। जैसे आपने माता और बहन की बात की, एक आरजेडी प्रवक्ता का जो बयान है काफी तेजी से वायरल हो रहा है कि अभिषेक आनंद जी के आवास या होटल के पीछे एक लड़की का अर्धनग्न लाश मिलता है, लेकिन उस पर केस नहीं हो पाता है। सर, फैक्चुअली इनकरेक्ट है, आप लोगों को भी पता होगा। झूठ, देखिए जब विपक्ष के पास मुद्दा नहीं होता है तो झूठी अफवाहें फैलाना ही उनका सबसे बड़ा अटैकिंग पॉइंट होता है, ये आपको भी पता है। जब उनके पास, जैसे मैंने बोला कि उनको 3400 पंचायत का नाम भी नहीं पता है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था, तो वो क्या करेंगे? वो चाहेंगे कि इसका ग्राफ बढ़ रहा है तो किस तरह से इसका टांग खींचो। ठीक है, यही होता है, झूठ का बाजार फैलाया जाता है। जिस मामले की आप बात कर रहे हैं उसमें बिल्कुल एफआईआर हुआ,
और वो एफआईआर अभी भी जांच प्रक्रिया में है और सही तरीके से प्रक्रिया में है। और मुझे नहीं लगता है क्या कि वहां पे मुझे इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है। न्यायपूर्वक काम हो रहा है। और देखिए, घटना, पहली बात, एक विवाह भवन है जो अर्धनिर्मित है, ठीक है, वहां पे कोई नहीं रहता था, सबको पता है, उसमें गेट्स नहीं लगे हुए हैं, कुछ नहीं। उसके पीछे एक गड्ढे में अगर किसी की लाश मिलती है, उसके लिए मैं कैसे दोषी हो गया, आप ही बताइए। आपके घर के पीछे अगर किसी का लाश फेंक दिया जाए तो उसके लिए आप मुझे दोषी मान लेंगे क्या? विवाह भवन बना भी नहीं है। बिल्कुल नहीं बना है। अभी क्या उसका इनॉग्रेशन हो गया है? उसमें कोई शादी हुई है क्या? अभी एक भी शादी नहीं, उसमें बन ही रहा है, उसका गेट नहीं लगा हुआ है। बिल्कुल उस तरह से है, राइट, अर्धनिर्मित। उसमें बिजली नहीं था, पानी नहीं था, अभी बहुत सारी बातें हैं। तो लेकिन यही है ना कि जब भ्रम फैलाना हो तो आप भ्रम कुछ भी फैला सकते हैं, किसी की बात कर सकते हैं, किसी का चर्चा कर सकते हैं। उस मामले में मैं जितना संवेदनशील हूं, शायद जो लोग ये सारी बातें कह रहे हैं उन्होंने वो संवेदना नहीं दिखाई है। लोगों से मिलना, परिवार वालों से मिल करके आहा बहुत गलत हो रहा है के साथ ये कहना, और उसकी लड़ाई के लिए डीजीपी के पास जाकर करके लेटर लिखने में बहुत अंतर होता है, राइट। आप सब जाकर करके आहा करने तो पहुंच गए, काम किसी ने नहीं किया। मैंने काम किया, मैं गया डीजीपी से साहब से मिल करके लेटर लिख करके उस मामले को उचित जो उसपे न्याय प्रक्रिया में उसपे जो जरूरी थी कि विस्तार पूर्वक जांच हो, गहन पूर्वक जांच हो, वो करवाने का काम किया। जब आपकी मम्मी मंत्री थी तो एक मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का बहुत सारा चर्चा हुआ। जब आप कैंडिडेट बन के आए तो फिर ये चर्चा गर्म हो गया। फिर यही बात मैं बताता हूं। सर्वप्रथम फैक्ट करेक्ट कर लीजिए, और इस फैक्ट पे मैं चाहूं तो बहुत लोग कानूनी दायरे में घिर सकते हैं। फैक्ट नंबर 1 मैं बताता हूं। जिस मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की चर्चा होती है, उस केस में मेरे माताजी या पिताजी दोनों का कहीं नाम भी नहीं है। एफआईआर में नाम नहीं है, चार्जशीट में नाम नहीं है, सीबीआई में किसी भी व्यक्ति ने उस मामले को लेकर करके कोई समन नहीं जारी किया, कभी पूछताछ नहीं हुई, मतलब केस हुआ ही नहीं, आरोपी बने ही नहीं, वर्डिक्ट की बात है। तो मीडिया ट्रायल, एक मीडिया की जो उस वक्त की स्थिति थी, उसमें मीडिया ट्रायल में जरूर घसीटा गया। और मतलब कि और कोई भी बात इसमें फैक्चुअली इनकरेक्ट है। तो जो लोग चर्चा करते हैं वो लोग खुद भी देख लें और उन पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अभी ईसीआईएल का भी, जो हमारे ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने भी नियम जारी किया है कि ऐसी कोई चर्चा होती है, और मैंने उस पर विस्तार पूर्वक पूछा है। उन्होंने बोला कि अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति फेसबुक पे या कहीं पे कमेंट लिखता है तो आप हमें सूचित कीजिए और उस पर एक्शन होगा। तो अभिषेक आनंद जब चेरिया बरियारपुर विधानसभा से जीतते हैं तो क्या करेंगे? दो तरह के कार्य होते हैं, एक विधायक के रूप में, एक होता है जनमानस का कार्य होता है, जैसे जो आप फंड से करते हैं, रोड बनाना, नाले बनाने, या जल जमाव की समस्या दूर करना, या जो भी आपके फंड से के अंतर्गत जो आता है, जो जिस चीजों का काम किया जाता है। एक दूसरे तरह का भी काम होता है जो कि होता है कि सरकारी व्यवस्था में आपकी सरकार है तो आप अपने सरकार से वो मजबूती से विभागीय काम को ला सकते हैं। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि एनडीए की सरकार बिल्कुल बनेगी, और डबल इंजन की सरकार में मोदी जी का बहुत काम है और नीतीश जी ने बहुत काम किया है। तो मैं उन सारी चीजों में से प्रमुखता से, जैसे मैं डिग्री कॉलेज की बात कर रहा हूँ, ये मेरे फंड से नहीं बन सकता है, इसके लिए सरकार बनना जरूरी है, और सरकार नहीं बनी तो फिर मेरा वादा शायद अधूरा रह जाएगा। तो सरकार, लेकिन मैं पूर्ण उम्मीद में हूँ कि सरकार मेरी बनेगी और मैं वहां जाकर करके ये काम कर पाऊंगा। तो वो सारी चीजें हैं। लेकिन एक और भी अलग तरह का काम होता है जो एक विधायक से लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, वो होती है पर्सनल नेचर का, कि किसी को स्वास्थ्य लाभ चाहिए, कहीं पे उसमें मदद चाहिए होता है, प्रशासनिक सेवाओं में मदद चाहिए होता है, किसी की कोई पर्सनल विपत्ति आपत्ति आ गई, उसमें सरकारी व्यवस्थाओं से जो सहायता मिलती है उसमें, और उसमें कहीं ना कहीं सबके साथ एक जैसा रवैया नहीं हो पाता है सरकारी तंत्र में, जो व्यवस्था है उसमें मैं चाहूंगा क्या कि बहुत हद तक जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया है, प्यार दिया है, स्नेह दिया है, उनके लिए मैं हमेशा खड़ा उतरने का प्रयास करूंगा। अच्छा, एक महागठबंधन का वादा जो था वो 2500 माई बहन मान सम्मान योजना, और बीच में नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को 10,000 रोजगार के लिए दे दिया। तो 2500 रुपया से आपको नुकसान पहुंचा या 10,000 से लाभ मिलने वाला है? सर, मुझे तो ना 2500 रुपये मिले और ना ही 10,000 रुपये मिले, तो आपने मुझसे पूछा तो बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं बताता हूँ, 2500 रुपये, पहले एक बात बताइए, जब मैं आपसे ही पूछ लेता हूं कि जब मुख्यमंत्री जी ने 10,000 रुपये की बात कही तो क्या उन्होंने 6 महीने पहले घोषणा करके अनाउंसमेंट करके तब करी, या उन्होंने कैबिनेट में पास कर दिया और तब एज ए न्यूज मटेरियल आपको मिला? राइट, यही है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी वादे नहीं करते, घोषणाएं नहीं करते हैं, वो काम में बिलीव करते हैं। उन्होंने काम कर दिया
फिर लोगों को पता चला कि अच्छा ऐसा होने वाला है, ऐसा आने वाला, और आने वाला है सुनते सुनते बहुत लोगों के खाते में आ गए। ये है नीतीश कुमार। अभी जिस पार्टी की आपने बात की, उसकी सरकार बनी नहीं, बनेगी तो ऐसा करेंगे, वो भी इफ एंड बट लगा कर करके, ठीक है। और उसके बाद एक सिंपल मैथ की भी बात है। सिंपल मैथ की बात यह है कि 2500 रुपए प्रति महीने प्रति महिला का मतलब होता है कि 30,000 रुपए प्रति साल प्रति महिला, राइट। और बिहार की जनसंख्या 5 करोड़ है। महिलाओं के मामले में महिलाओं की संख्या बिहार में लगभग 5 करोड़ के आसपास है, राइट। तो 5 करोड़ गुना 30,000 कर दीजिए तो 1.5 लाख करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। बिहार का सालाना बजट 3 लाख करोड़ है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो बिहार का पूरा बजट है उसका 50% मैं इसी योजना में दे दूंगा, शिक्षकों को सैलरी 6 महीने बाद दूंगा, सड़कें नहीं बनाऊंगा, बिजली नहीं दूंगा, लालटेन जलाऊंगा, यही बात कर रहे हैं। तो एक नई पार्टी है जनसुराज, प्रशांत किशोर जी जो बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं, उनके भी कैंडिडेट यहाँ चेरिया बरियारपुर में है। और 2 कैंडिडेट, मतलब आप जो बोले बाहरी और भीतरी, तो बाहरी की बात अगर हटा दे तो आपके श्रीपुर पंचायत से 2 कैंडिडेट हो गए, एक आप हो गए, एक रामसखा महतो जी हो गए, एक जनसुराज हो गए। तो इन दोनों में से ज्यादा नुकसान आपको कौन पहुंचाएंगे? मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं। जनता बहुत जागरूक हो गई है। जितना आप और हम जनता को बेवकूफ समझते हैं या सोचते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। मैं जानता हूं वो लास्ट मिनट तक भी, वो आप जाइएगा पूछने, आपको भी हाँ बोलेंगे, उनको भी हाँ बोलेंगे, उनको भी हाँ बोलेंगे, लेकिन वो जानते हैं कि चेरिया बरियारपुर में असली बेटा कौन है। असली का मतलब ये नहीं है सभी लोग चेरिया बरियारपुर के बेटे हैं, लेकिन सबसे सुयोग्य जो कि उनके लिए काम कर सकेगा, राइट। रामसखा महतो जी की आपने बात करी, बहुत ही सम्मान है मेरा, मतलब उनके लिए मेरे दिल में। उसका कारण सिंपल सा है कि 20 साल से बेचारा मेहनत कर रहा है, राइट। और बहुत ही युवा है, हंसमुख है, बहुत काम करता है, बहुत सम्मान है उस मामले में। देखिए तो उनके साथ मेरी सहानुभूति भी है, लेकिन युवा हैं, उनके साथ जो गलत हुआ है उन्हीं के तो पार्टी के लोगों ने किया है, उनके साथ गद्दारी जो हुई है उनके ही पार्टी के लोगों ने किया है। तो वो अगर इतने चिंतित हैं समाज सेवा के लिए, तो वो जान रहे हैं क्या कि वो इस रेस में नहीं है। आए मेरा साथ दें, आए और मेरा साथ दे। चेरिया बरियारपुर विधानसभा की जनता जो बिहार जूम के माध्यम से देखना चाहती है, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? बिल्कुल मैं यही अपील करूंगा कि देखिए, मैं युवा हूं, शिक्षित हूं, सुयोग्य हूं। मैं अपने माता पिता से भी कई मामले में भिन्न हूं। राजनीतिक मामले में मैं बताना चाहता हूं, मैं जाति पाति में बिलीव नहीं करता हूं। जाति पाति चुनाव के समय में एक कंपल्सन हो सकता है, लेकिन उस चीजों को चुनाव के बाद बिल्कुल ही अलग रख देना चाहिए और समाज सेवा के लिए सबको मिलकर करके आगे आना चाहिए। हमारे समाज में हर तरह के, हर वर्ग के लोग रहते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग हैं, मुस्लिम वर्ग हैं, हिंदू वर्ग में भी कई अलग अलग पिछड़े लोग हैं, सवर्ण लोग हैं, सभी लोग हैं, और सभी को सम्मान देने की जरूरत है। सभी की इच्छाएं अपेक्षाएं पे खड़े उतरने की जरूरत है। होता क्या है कि हमने समाज को इतना बांट रखा है इन सब चीजों में कि हम इससे उठ नहीं पाते हैं, और उसका कारण है कि आप पर्सनल कनेक्ट 1 to 1 नहीं बना पाते हैं। मैंने क्या किया है कि मैं हर वर्ग के लोगों से 1 to 1 कनेक्ट करने की कोशिश किया हूं। जब मैं 1 to 1 कनेक्ट करता था तो मैं ये नहीं देखता था कि ये राजद का है या ये लोजपा का है या ये हम का है या इस जाति से बिलोंग करता है, ये तो मेरा वोटर है ही नहीं, मैं क्यों जुड़ूं। मैंने कहा कि मुझसे जुड़ो, तुम्हें मेरी जरूरत पड़े रात में 11 बजे भी कॉल करना, तुम्हारा काम होगा। मैं दिखावा नहीं करता, मैं काम करने में बिलीव करता हूं। तो मैंने इसी तरह से पिछले 4-5 सालों से लोगों से जुड़ा हूं, और इतना जुड़ा हूं कि आज के डेट में मैंने इस विधानसभा के 40,000 लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास है। 9200 लोग लगभग मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, और उनके लिए बहुत काम किया है। और जो ये लोग हैं, ये बातें करते हैं, ये देखिए, जब वोटिंग पे बटन पे आप टिप रहे होंगे ना, उस वक्त एक बार तो सोचेंगे कि इसी में से मैं इसी बंदे को जानता हूं, जो बंदा मेरे से 3 साल 4 साल से कनेक्टेड है, और जब मैंने कॉल किया था तो उसने रिस्पॉन्ड किया था। तो ये बात बहुत फर्क लाती है। मैं आह्वान करता हूं कि आए, मेरा साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी हमारे साथ अभिषेक आनंद उर्फ न्यूटन कुशवाहा जी थे, और इनकी और हमारी बातचीत आपको कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।